और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं पशुपालन का बोर्ड परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र। और इसका एक वीडियो और मैंने बनाया हूँ और उस वीडियो में जो आधे प्रश्न उत्तर है उसको मैंने समझाया हूँ और बाकी के जो प्रश्न उत्तर बचे हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उसे जरूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और आज हम इस वीडियो में बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत अच्छे से पेपर के लिए तैयारी करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बाकी के हमने जो है 14 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे। अब हम देखने वाले हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या दिया है, भदावरी व मुर्रा भैंस में कोई 3 अंतर लिखिए। तो भदावरी तो पहला अंतर बहुत आसान है, हमको इसको अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद में भदावरी, तो चलो हम अंतर कर लेते हैं। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान आगरा का भदावर क्षेत्र। मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, दिल्ली हरियाणा। पहला अंतर ये हुआ। भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा 13% पाई जाती है। मुर्रा के दूध में वसा की मात्रा 7% पाई जाती है। दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर, भदावरी भैंस के शरीर का रंग तांबे जैसा होता है और मुर्रा भैंस के शरीर का रंग काला या स्याही जैसा होता है। ये 3 अंतर हो गए। फिर मैं चौथा अंतर अपनी तरफ से बता देता हूं कि भदावरी जो है 1200 से 1500 लीटर दूध देती है प्रति व्यात, मुर्रा भैंस 2200 लीटर दूध देती है प्रति व्यात। तो आप ऐसे लिखिए। और यदि आपको कोई भी समस्या यदि आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं और अच्छे से बता दूंगा। फिर नीचे क्या दिया है, जाफराबादी भैंस की 3 शारीरिक विशेषताएं लिखिए। तो जाफराबादी भैंस की 3 शारीरिक विशेषता, तो सबसे पहले जाफराबादी भैंस को भावनगरी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पाए कहाँ जाती है, काठियावाड़, गिर के जंगलों तथा जाफराबाद क्षेत्र, और ये सब कहाँ पर पड़ते हैं, गुजरात में। अब विशेषता क्या है इसकी, तो आप बहुत विशेषता में डालिए सिर। सबसे पहले विशेषता में क्या डालिए, सिर। इसका सिर मध्यम आकार का होता है। दूसरा, इसके सींग गोल होते हैं, हंसिया के आकार के। तीसरा, इसका रंग काला होता है। चौथा, शरीर मध्यम आकार का होता है। फिर पांचवा, धड़ सुडोल तथा आकार में मुर्रा जैसा ही होता है। ऐसे छोटे छोटे आप जो है विशेषता लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में बीमार 16 में क्या दिया है, बीमार पशुओं के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो बीमार पशु के क्या लक्षण होते हैं, पहला लक्षण जुगाली करना बंद कर देता है। दूसरा, खाना खाना बंद कर देता है। तीसरा, उस अप्रसन्न दिखाई देता है। चौथा, नाक का पानी सूख जाता है। और बहुत सारे जो है लक्षण हैं। फिर क्या दिया है, पशुओं को ब्याते समय हाँ बरत, यहाँ पर गलत दिया है। यहाँ पर बरतनी पशुओं को ब्याते समय बरते जाने वाली सावधानियां लिखिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया था। पहली सावधानी क्या है कि पशु को ब्याने का कक्ष रहता उसमें रखना चाहिए। दूसरा, पशु को बाकी पशुओं से अलग रखना चाहिए। तीसरा, ब्याने वाले पशु को स्वस्थ चारा एवं समय समय पर उसका परीक्षण करते रहना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई बीमारी से ग्रसित ना हो। या फिर ब्याते समय जो है विशेष बात का ध्यान रखें कि जैसी बछड़ा देती है गाय तो बछड़े को जो है कपड़े से या उसे साफ करें। तो ये सारे समान से लक्षण हैं। ब्याने के तुरंत बाद उसे जो है गुड़ या अजवाइन खिलाएं। तो ऐसे हम कई सारे जो है सामान्य से लक्षण है, ब्याते समय सावधानियां रख सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, 17 प्रश्न में क्या दिया है, गर्भवती गाय के कोई 3 लक्षण लिखिए।
गर्भवती गाय के बड़े समान से 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण तो यह है कि दोबारा वह हीट पीरियड में नहीं आती है। तीसरा लक्षण यह है कि शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने लगती है। चौथा, पशु का शरीर मोटा होने लगता है, यानी वजन बढ़ने लगता है। फिर चौथा, पशु शांत रहता है। फिर और भी बहुत सारे जो है हम लक्षण लिख सकते हैं। पशु प्रजनन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो पशु प्रजनन के उद्देश्य हमने पहले भी देखे जो आए हुए थे। तो पहला उद्देश्य क्या है? पशु प्रजनन से पहला उद्देश्य अपनी जैसे संतान पैदा करना। दूसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक गुणों को ले जाना। तीसरा, पशुओं की नस्ल में सुधार करना। चौथा, दूध के उत्पादन को बढ़ाना। तो ये सारे जो है पशु प्रजनन के उद्देश्य हैं। अब हम देखने वाले हैं पशुओं के सींग रोधन के 4 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 18। तो सींग रोधन क्यों किया जाता है? तो सींग रोधन के 4 लाभ या उद्देश्य तो हम देखते हैं। पहला क्या? पशुओं की देखरेख करने में सुविधा रहती है। दूसरा, खराब आकृति वाले सींग हटाकर पशु की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, कमजोर पशुओं को राहत मिलती है, क्योंकि सींग बड़े हो जाते हैं तो उससे भी उनको राहत मिलती है। फिर चौथा, पशुओं को आसानी से काबू में किया जा सकता है। तो ये हम लक्षण या लाभ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में अथवा में क्या दिया? बधियाकरण के प्रमुख 4 उद्देश्य लिखे कि बधियाकरण क्यों किया जाता है। तो पहला उद्देश्य है पशुओं को मोटा करने के लिए। दूसरा, पशुओं के गोशत की किस्म सुधारने के लिए। तीसरा, पशुओं पर काबू पाने के लिए। चौथा, जनन अंगों से लगने वाली बीमारियों को रोकने के लिए। ये सारे सामान्य से क्या है? लक्षण है। अब हमें 19वां प्रश्न में क्या दिया है? डेयरी प्रबंधक के कोई 5 कार्य लिखिए। डेयरी प्रबंधक के 5 कार्य क्या क्या है? सबसे पहला कार्य यह है कि तो डेयरी प्रबंधक के कोई 5 कार्य। पहला कार्य है कि दूध उत्पादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। दूसरा, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद हेतु विपणन की सेवाएं उपलब्ध कराना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन कराना। चौथा, डेयरी में पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था कराना। पांचवा, डेयरी से संबंधित या डेयरी व्यवस्था को या वहां के कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहना। फिर अगला भी लिख सकते हैं, डेयरी में आय व्यय खर्चा का पत्रक तैयार करना। ऐसे बहुत सारे हम जो है इसके कार्य लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजर होता है और सारे कार्य यही करता है। डेयरी में देख रेख पूरा इसी के अंडर में होता है। फिर क्या दिया है? स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कोई 3 सावधानियां रखनी चाहिए। हमें बताना है कि यदि दूध अच्छा हमें लेना है, स्वच्छ लेना है, तो कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो ये होना चाहिए, पहली सावधानी है दूध दोहन के लिए पूर्ण हस्तविधि का उपयोग करना चाहिए। दूसरी, जिस पात्र में दूध का दोहन किया जा रहा है उस पात्र को निर्जमीकृत कर लेना चाहिए। तीसरा, सक्रिय मुँहे वाले पात्रों को दोहन के लिए उपयोग करना चाहिए। चौथा, दूधिया जिसके द्वारा दोहन कार्य किया जा रहा है वह किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है स्वच्छ दूध उत्पादन के। फिर हम देखते हैं खीस के कार्य। प्रश्न नंबर 20, खीस के कार्य हम देखने वाले। तो आज के इस वीडियो का या 2023 का अंतिम प्रश्न है 20वां, और पूछा क्या है? खीस के 5 कार्य लिखे। तो खीस आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि खीस वह दुग्ध क्षरण होता है जो नवजात के तुरंत बाद प्राप्त होता है, और इसे गांव में ग्रामीण बोलचाल भाषा में चीख के नाम से भी जाना जाता है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए नवजात को किस तरह से लाभ पहुंचाता है। यह हल्का दस्तवार होता है, मतलब पेट को साफ करने के काम भी आता है। दूसरा,
खीस में रोग प्रतिरोधक क्षमता का गुण होता है तथा बच्चों को रोगों से बचाता है। तीसरा, खीस में जैव प्रतिरोधक पदार्थ पाए जाते हैं। चौथा, खीस में दूध की अपेक्षा 3 से 5 गुना अधिक प्रोटीन होती है। फिर इसके बाद पांचवा, इसमें कैरोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे खीस के कार्य हैं, समझ सकते हम, लेकिन हमें केवल 5 कार्य देखना था। अब गाय के दूध का औसत संगठन लिखिए। तो गाय के दूध का हम औसत संगठन समझ लेते हैं कि गाय के दूध में पानी कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, वसा कितना होता है, और ये सब आपको जो है पेपर में पूछने वाला है। तो गाय के दूध के औसत संगठन निम्नलिखित है। पहला, जल की मात्रा 87% होती है। दूध शर्करा की मात्रा 4% होती है। वसा की मात्रा 3% होती है। राख या भस्म की मात्रा 0.7 होती है और प्रोटीन की मात्रा 4 होती है। तो ये थी गाय के दूध का औसत संगठन। तो मैं समझता हूं कि आपको 2023 का ये वीडियो बहुत ठीक से आपको समझ में आया होगा। तो निश्चित ही है, यदि पेपर में यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आप ठीक तरह से उसे हल कर लोगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जहां आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर से, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा नए नए वीडियो बना के अपडेट देते रहता हूं और सारे एग्जाम की मैं तैयारी करवाने वाला हूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।